वही। चलिए दोस्तों, जो आपको आज का जो वीडियो दिया जा रहा है वो जो यूक्रेन देश है, वर्तमान में चूँकि चर्चा में भी है यूक्रेन देश, तो यूक्रेन देश के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जो रसिया का जो पुराना नाम था उसका यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये इसका चूँकि यूएसएसआर का पुराना नाम था, विभाजन हुआ है। तो चूँकि जो यूएसएसआर है ये 1922 से लेकर के 1991 तक जो शासन रहा है वो साम्यवादी पार्टी का शासन रहा है, साम्यवादी पार्टी का शासन रहा है। तो 1922 से लेकर के 1991 तक साम्यवादी पार्टी का शासन रहा है। 1991 में 91 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ था। 26 दिसंबर 1991 को विभाजन हुआ। तो जब विभाजन हुआ तो 15 देश, रूस को मिलाकर के 15 देश अलग हुए थे। तो कुछ देश तो चले गए थे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत और कुछ देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ गए थे। तो जब विभाजन हुआ तो यूरोप के अंतर्गत कितने, यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आए थे? यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये जो 6 देश हैं, 6 देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आ गए थे। और जो शेष देश हैं जिसमें रसिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो देश हैं ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, यानी कि एशिया महाद्वीप में शामिल हो गए थे। तो ये जो देश हैं, जैसे जो नीचे वाले जो देश हैं इनको एक विशेष समूह को एक नाम ही दिया जाता है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक देश के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो बाल्टिक जो सागर है उसके तट से संलग्न जो देश है उनको बाल्टिक देश के नाम से जाना ही जाता है। और जो एशिया के अंतर्गत जो ये देश हैं इनमें से आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, इनको एक विशेष नाम दिया जाता है, काकेशस देश के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जो शेष देश हैं इनको मध्य एशिया के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो ये जो 15 देश हैं, जो यूएसएसआर का विभाजन हुआ था उसमें कुल मिलाकर के 15 देश अलग हुए थे। तो कुछ यूरोप महाद्वीप में चले गए थे और कुछ देश एशिया महाद्वीप में चले आए थे। तो जो यूरोप महाद्वीप में जो देश गया है यूक्रेन, तो इसी यूक्रेन के बारे में आज हम आपको यानी कि कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहले तो देख लीजिएगा, जो यूक्रेन, ये जो आपको डायग्राम बनाया गया है ये यूक्रेन देश का विशेष डायग्राम बनाया गया। तो इसका पहले जो आउटर लोकेशन है पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये चूँकि नीचे से जो क्षेत्र है ये ब्लैक सागर वाला पूरा क्षेत्र है, यानी कि काला सागर फैला हुआ है। काला सागर का ही ये जो भाग है एजोब सागर है। तो काला सागर और एजोब सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है कर्च जल संधि है। कर्च जल संधि है जो काला सागर को ये काला सागर वाला क्षेत्र है पूरा, काला सागर को एजोब सागर से जोड़ती है। और जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, जो पहले कभी चर्चाओं में रहा था, क्रीमिया प्रायद्वीप को ये जो रूस की जो मुख्य भूमि है इससे अलग करने वाली जल संधि जिसका नाम है कर्च जल संधि। तो जो एजोब सागर है, एजोब सागर का बॉर्डर यानी कि यूक्रेन देश से लगा हुआ है, क्रीमिया प्रायद्वीप भी इसी से संलग्न है और ब्लैक सागर वाला क्षेत्र भी इससे संलग्न है। अब आउटर जो बॉर्डर है, जो स्थलीय सीमा रेखा है, यहाँ से देखिएगा जो कर्च जल संधि के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, चूँकि रूस का ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ से ये क्षेत्र देखिएगा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये रसिया का पूरा बॉर्डर लगा हुआ है। रसिया के इस क्षेत्र से आइएगा तो ये जो बॉर्डर लगा हुआ है बेलारूस का है। बेलारूस के बाद ये बॉर्डर
पोलैंड का है, ये स्लोवाकिया का है, ये हंगरी का है, ये रोमानिया का एक छोटा सा देश है मालडोवा, वो इससे संलग्न है। और यहाँ जो ब्लैक सागर के तट से संलग्न ये जो क्षेत्र है ये भी रोमानिया के अंतर्गत आता है। तो यानी कि जो कुल देश हैं जो यूक्रेन की सीमा लगाते हैं, यानी कि सीमा कितने देशों से संलग्न है, 7 देशों से संलग्न है। 7 देशों की सीमा रेखा यूक्रेन से संलग्न है, जिसमें जो सबसे लंबा जो बॉर्डर है, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, यानी कि सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है वो रूस के साथ संलग्न है। और चूँकि जो यूक्रेन है उसमें यानी कि पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। और पश्चिमी वाले क्षेत्र में जो बेलारूस और जो पोलैंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, नाम है उसका कार्पेथियन पर्वत। तो यूक्रेन के पश्चिमी भाग में कार्पेथियन पर्वत का विस्तार है, जिसकी सर्वोच्च चोटी होबरला है। और जो होबरला चोटी है वो पूरे यूक्रेन देश की सर्वोच्च चोटी है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये डॉन नाम की नदी है जो रसिया वाले क्षेत्र से निकलती है और एजोब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी एक सहायक बन जाती है जिसका नाम है डोनेट्स, इसकी एक सहायक नदी है। उसके बाद आइएगा तो ये नीपर नाम की नदी है, चूँकि डी साइलेंट है यहाँ पर, नीपर नाम की नदी है। और ये नीपर नाम की नदी और जो रशियन उच्च भूमि है उससे उसका उद्गम होता है और पूरे यूक्रेन देश में बहती हुई और ब्लैक सागर में जाकर के गिर जाती है। एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है बग नाम की नदी है। और एक नदी और है जो पश्चिमी वाले क्षेत्र से मालडोवा और यूक्रेन के बीच में सीमा रेखा भी बनाती है। नदी का नाम है नीस्टर नाम की नदी है, तो इसमें भी डी साइलेंट है। तो जो कि जो सबसे लंबी नदी है, जो यूक्रेन देश की सबसे लंबी नदी का नाम है नीपर नदी है। और जो यूक्रेन देश की जो राजधानी है कीव, वो नीपर नदी के तट पर अवस्थित राजधानी शहर है, कीव है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा जो प्रमुख जो स्टेपीज घास का मैदान का जो विस्तार है, रूस वाले क्षेत्र में भी है और यूक्रेन वाले क्षेत्र में भी है। तो स्टेपी जो घास का मैदान है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये जो घास का मैदान है इसे विशेष रूप से जो यूक्रेन में एक विशेष नाम दिया जाता है पाव की टोकरी, पाव की टोकरी के नाम से इसे जाना जाता है। स्टेपीज घास के मैदान को समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आइएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो क्षेत्र है, जो यूक्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो डोनबास क्षेत्र है। ये जो डोनबास क्षेत्र है, ये जो डोनबास क्षेत्र है ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रमुख है, यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। डोनबास जो क्षेत्र है वो यूक्रेन के पूर्वी भाग में है, पूरे विश्व में उच्च किस्म के लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिस कारण से यहाँ पर जो किरवाय रोग नाम का एक शहर है, यहाँ पर यूक्रेन देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। तो डोनबास क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए और किरवाय रोग में लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। इसके अलावा जो यूक्रेन के जो प्रमुख शहर हैं, एक शहर है ओडेसा नाम का शहर है जो ब्लैक सागर के तट पर है और यूक्रेन का यानी कि प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा आंतरिक भाग में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है निकोपोल नाम का शहर है। तो ये निकोपोल जो यानी कि मुख्य रूप से जो क्रोमियम होता है उसके खनिज, क्रोमियम नाम का एक खनिज है, उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निकोपोल नाम का शहर है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है जो चूँकि यूक्रेन देश से संलग्न है, लेकिन वर्तमान में इस पर रूस का अधिकार है। तो रूस के अधिकार क्षेत्र में है, क्रीमिया नाम का प्रायद्वीप है। तो ये जो लोकेशन आपको दिखाई गई है, ये यूक्रेन देश के चारों ओर का जो बॉर्डर है, आंतरिक भाग में उसकी जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं, कुछ शहर वगैरह हैं। तो जो किरवाय रोग है इसमें लौह इस्पात कारखाना यहाँ पर लगाया गया, इस्पात कारखाना किरवाय रोग में लगाया गया है। अब इसके अलावा चूँकि जो वर्तमान में जो स्थिति बनी है कि जो यूक्रेन की जो स्थिति बनी है
और ऐसा यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध की यानी कि संभावना भी बन सकती है, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध इतना जल्दी नहीं होगा, ऐसी संभावना नहीं बनेगी, कोई मध्यम मार्ग निकाल लिया जाएगा। अब चूंकि क्या है कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन, तो पहले तो हम आपको देखते हैं यानी कि आपको समझा रहे हैं कि जो नाटो है, नाटो एक संगठन है, वो क्या है, और नाटो संगठन के अलावा फिर ये जो यूक्रेन है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, रसिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो पहले कुछ डाटा आपको यूक्रेन के बारे में दे देते हैं। तो जैसे यूक्रेन की जो सबसे जो लंबी नदी है, बॉर्डर आपको दिखा दिया गया है, बॉर्डर ये आपको बना दिया गया है, बॉर्डर में आपको चारों ओर से ये देश दिख रहे हैं। अब यहाँ से कुछ डाटा आपको दे रहे हैं यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन यानी कि विश्व का, यानी कि यूक्रेन जो देश है पूरे विश्व का 45वां यानी कि 45वां सबसे बड़ा देश है, और यूरोप महाद्वीप का यानी कि यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का 45वां और यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर जो दिख रहा है जो सबसे लंबी यानी कि जो लंबी नदी है वो नीपर नाम की नदी है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है येलपूह नाम की एक झील है। और इसके अलावा यहाँ पर विशेष रूप से यानी कि चेरनोजेम नाम की एक सॉइल पाई जाती है, और ये जो सॉइल है वो स्टेपी घास के मैदान में पाई जाती है, और ये यानी कि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे लंबी नदी है वो नीपर है, प्रमुख यहाँ की जो झील है येलपूह नाम की झील है, और यहाँ जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो चेरनोजेम यानी कि ये ब्लैक सॉइल जैसे होती है, यानी कि ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी यहाँ की है, ब्लैक सॉइल है। तो ये जो कुछ डाटा हैं जो आपको यूक्रेन से संबंधित आपको दिए गए हैं, 7 देशों की सीमा रेखा इससे संलग्न है, सबसे लंबी सीमा रेखा रसिया देश से लगती है। तो ये कुछ डाटा हैं जो आपको यूरोप महाद्वीप यानी कि यूक्रेन देश से संबंधित ये डाटा हैं। इसी क्रम में आइएगा तो आगे पहले देख लीजिएगा नाटो को देख लीजिएगा, ये नाटो है क्या। तो जो यूक्रेन है वो जो पहले देख लीजिएगा नाटो, जो नाटो एक संगठन है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का पूरा फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक संगठन है। तो जो नाटो है जो इसकी स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यह है क्या, यह एक सैन्य संगठन है, यह एक सैन्य संगठन है। और ये जो सैन्य संगठन है ये सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है, सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय में केवल 12 सदस्य देश थे, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो वाशिंगटन में यानी कि वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक जो सदस्य हैं वो 12 सदस्य हैं। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है इसकी, वर्तमान में सदस्य संख्या 30 है। स्थापना के समय सदस्य संख्या 12 थी। वाशिंगटन में जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। सैन्य संगठन है, सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है, और इसका जो चूँकि स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो रूस की जो साम्यवादी नीति थी, साम्यवादी नीति को रोकना था, यानी कि साम्यवादी यानी कि नीति को रोकना था। साम्यवादी नीति को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। तो अभी जो नाटो की स्थापना के यानी कि नाटो की स्थापना है उसमें वर्तमान में यूक्रेन शामिल नहीं है। तो ये नाटो से संबंधित जो भी आपको डाटा दिए गए हैं। अब नाटो क्या है, ये सैन्य संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रूस की साम्यवादी नीति को रोकना है। अब रूस की साम्यवादी को रोकना है तो रूस की जो साम्यवादी नीति है
यहाँ से देखिएगा जो रूस है, चूँकि जब ये 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ था तो यानी कि यूक्रेन ने समझौता किया था। 1990 में एक समझौता हुआ था, ये हुआ था कि यूक्रेन यूएसएसआर से अलग होने के बाद किसी भी विश्व के किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होगा, सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन इसने यानी कि यूक्रेन ने 2014 में ऐसी बात कही कि यूक्रेन चाहता है, यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। तो नाटो के सदस्य बनने की इसने 2014 में इसने बात कही, और जैसे नाटो की संगठन की सदस्यता करने की बात कही तो यहीं से चूँकि जो विवाद की स्थिति यहीं से बन जाती है। अब चूँकि क्या है कि जब ये नाटो का सदस्य यदि बन जाता है तो चूँकि जो यूएसए है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जो दो देश हैं कनाडा और यूएसए, तो यूएसए भी अपनी शक्तिशाली यानी कि यूएसए भी शक्तिशाली है, तो वो तो चाहता ही है कि यूक्रेन नाटो यानी कि नाटो संगठन में शामिल हो जाए। तो जो नाटो संगठन की जो पहुंच है वो कहाँ तक बढ़ जाएगी, रूस के यहाँ इस बॉर्डर तक बढ़ जाएगी। उनका जो सैन्य संगठन है वो ब्लैक सागर से होते हुए एजोव सागर तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूएसए तो चाहता ही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए, तो सदस्यता के द्वारा ये रूस के करीब पहुंच जाएगा। तो यानी कि जो यूक्रेन है उसने वो चाहता है कि नाटो में हम शामिल हों, लेकिन रूस इसको रोकना चाहता है। और रूस किस लिए रोकना चाहता है, रूस के लिए ये यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो रूस के लिए जो यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से देखिएगा जो रूस के लिए जो महत्वपूर्ण है यूक्रेन, तो यहाँ से देखिएगा कि जो रसिया है विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश है। और जो यहाँ पर जो यूरोप महाद्वीप के जो देश लगे हुए हैं 40% जो गैसेस जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइनें गई हुई हैं 40% जो गैस पाइपलाइन हैं, यानी कि यहाँ से पूरे ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये पाइपलाइन आई हैं, इन क्षेत्रों से होकर के ऐसे गुजरी हुई हैं और यहाँ जाकर के जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनके लिए सप्लाई होती है। तो रूस की जो गैस पाइपलाइन है रूस के इस पूरे क्षेत्र से होकर के गुजरी हुई हैं। तो 40% जो गैस की सप्लाई होती है पाइपलाइन के माध्यम से वो यूक्रेन देश से होकर के ही गुजरती हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो यूरोप में जो इसकी सप्लाई होती है, गैस की सप्लाई होती है, उसकी आर्थिक यानी कि स्थिति है गैस यानी कि गैस की सप्लाई करना। तो एक तो 40% गैस पाइपलाइन यहाँ से गुजरी हुई हैं, ये एक महत्व है। और साथ में जो महत्वपूर्ण है रसिया के लिए यूक्रेन क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि एक चूँकि ये बफर जोन के रूप में भी है, ये बफर जोन के रूप में ही भी है और प्लस सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी जोन के रूप में भी है। तो बफर जोन के रूप में भी है और सिक्योरिटी जोन के रूप में। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसकी भू राजनीतिक स्थिति है यानी कि भू राजनीतिक जो स्थिति है, भू राजनीतिक स्थिति इसकी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो नाटो जो सैन्य संगठन है, जो नाटो सैन्य संगठन है उसकी पहुंच यूक्रेन के माध्यम से यानी कि रूस के बॉर्डर तक बन सकती है। यूएसए यानी कि यही चाहता है, लेकिन रूस इस चीज़ को रोकना चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। और इसके अलावा ये भी है कि इसका जो ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिस कारण से जो नाटो यानी कि जो रूस है वो यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनने से रोकना चाहता है। अब चूँकि ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि इस क्षेत्र में जो रूस है उसने अपने सैन्य संगठन तैनात कर रखे हैं। इस क्षेत्र में ये वाला जो बॉर्डर है पूरा मैदानी क्षेत्र है,
तो चूंकि ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन भी सकती है, तो ऐसा तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं यानी कि जो माध्यम है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मान भी लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो अब चूंकि भारत की क्या स्थिति रहेगी, तो भारत यूएसए यानी कि नाटो यानी कि यूएसए का साथ देगा या रसिया का साथ देगा, ये भारत के यानी कि जो भी देश हैं उनके साथ में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि भारत की क्या स्थिति रहेगी। तो भारत की स्थिति अंततः ये रहेगी कि पहली बार तो ये कि एक ऐसा माध्यम निकाला जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति ना बने, और यदि बन भी जाती है तो जो भारत है, भारत जो यानी कि जो साथ देगा वो निश्चित है कि रसिया का साथ देगा, यूएसए का साथ नहीं देगा। क्योंकि प्रारंभ से ही रूस ने हमारी बहुत सहायता की है, और साथ में चीन की स्थिति भी बन रही है। यदि हम यूएसए का साथ देंगे तो रूस चीन के साथ में समझौता कर लेगा, तब फिर बड़ी स्थिति भारत के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। तो यदि भारत को साथ देना होगा तो रसिया का साथ देगा, ये बात निश्चित है। तो जो वर्तमान में स्थिति बन रही है कि तृतीय विश्व युद्ध ऐसे होने की संभावना नहीं है, कोई मध्यम मार्ग निकाल लिया जाएगा। तो ये जो यूक्रेन है, जो वर्तमान में चर्चाओं में है, तो ये यूक्रेन के बारे में आज आपको जानकारी दे दी गई है। रूस के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे तो अगले किसी वीडियो में आपको दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।